जी 980 क्वेश्चन है। गैंग एज एसोसिएटेड विद एज एंड डिलेड डेवलपमेंट इज। गैंग एज कौन सी होती है बच्चों की? यानी जिसके अंदर बच्चे दोस्त बनाते हैं, अपनी यार दोस्त और गैंग बना होता है, और कहीं ना कहीं खड़े पे खड़े होके गप्पे लगा रहे होते हैं, उनके पास खुद दोस्तों के पास टाइम स्पेंड करते हैं, नई नई यारियां लगती हैं, आप बनती हैं। तो गैंग एज कौन सी होती है? 8 से 10 साल की एज को गैंग एज कहते हैं। सोशलाइजेशन की एज। इसके अंदर बड़ा ही ख्याल रखें एक बात का, कि ये एज जो है वो बच्चे की बनने या बिगड़ने की एज भी है। क्योंकि अगर उसको इस एज के अंदर बुरे दोस्त मिल गए, तो उसको बहुत सी बुरी आदतों के अंदर लेके जाएंगे, और उसकी लाइफ की यानी बुनियादें जो है ना वो हिला के रख देंगी। ऐसी बुरी आदतें भी हो सकती हैं। जो बच्चों को सवाल उभरने वाले होंगे, आते होंगे जहन में, वो जो है ना वो सवाल के अगर गलत जवाब दे दिए गए दोस्तों की तरफ से, तो उसके मसाइल होंगे। और अर्ली पुबर्टी की एक वजह ये भी है कि इस एज के अंदर, गैंग एज के अंदर, अर्ली जो जवानी है का आना भी, गैंग एज के अंदर अच्छे दोस्तों का नाम मिलना है। तो वो जो जब आप तो किसी चीज को स्टिमुलेट करते हैं, तो उस वजह से भी मसाइल पैदा होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क वाज प्रपोज्ड बाय। डेवलपमेंट टास्क की किसने थ्योरी दी थी? जी, डेवलपमेंट टास्क, टास्क का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है। जरा देखें, मैंने डेवलपमेंट की बात नहीं की, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, अकेले डेवलपमेंट की बात नहीं की। डेवलपमेंट टास्क एक थ्योरी है जो किसने दी थी, डेवलपमेंट टास्क की थ्योरी। देखो यहाँ लफ्ज टास्क इस्तेमाल हुआ है। हम कहते हैं ना, वो एक शख्स था जिसने कहा था कि जब अगर बच्चे की उस एज के अंदर उसकी अगर वो डेवलपमेंट हो जाए तो हमें खुशी मिलती है, अगर वो डेवलपमेंट ना हो तो हमें परेशानी होती है। तो डेवलपमेंट टास्क की बात की गई थी। तो डेवलपमेंट टास्क की जो थ्योरी है वो हैवेग हर्स्ट ने दी थी, ठीक है ना? इसने दी थी हैवेग हर्स्ट ने। मैं डेवलपमेंट प्रोसेस की या जीन प्याजे की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट टास्क। टास्क की जो थ्योरी दी थी ना डेवलपमेंट टास्क की, वो हैवेग हर्स्ट ने। भाटिया बैटरी सिस्टम ऑफ इंटेलिजेंस है। ये ना रट्टा लगा लें बरल, कि भाटिया बैटरी सिस्टम के अंदर कितने कितने टेस्ट होते हैं। भाटिया बैटरी सिस्टम, ये सवाल भी आपने पढ़ा होगा। कितने टेस्ट होते हैं? इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ। तो कितने टेस्ट भाटिया बैटरी सिस्टम में आते हैं? 5 टेस्ट आते हैं। कितने आते हैं? 5 टेस्ट भाटिया बैटरी सिस्टम के अंदर, ये इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं, और ये 5 टेस्ट होते हैं। को बुलाग डिजाइन, अलेक्जेंडर पास अलोंग, ड्राइंग टेस्ट, मेमोरी कंस्ट्रक्शन, इस तरह इनके नाम है। डिटेल में मैं कोई नहीं गया, आप इसको देख लीजिएगा। बस मुझे इतना याद था कि 5 टेस्ट हैं। रट्टा लगाया हुआ, तो आप भी रट्टा लगा लें इसका। हु डिस्क्राइब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात करता है इनमें से? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती क्या है? मैं नहीं बताता, बता दूं तो जवाब का पता चल जाना है आपको। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हमें कब पता चलता है? रिफ्लेक्शन होती कब है हमारी? तो कौन कहता है? वुड्सवर्थ, रोज, डेवे, ईवा या स्किनर? तो जी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात जो डेवी करता है, यानी जब आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहे होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहे होते हैं, उससे आपकी, क्योंकि आपकी पड़ताल हो रही है कि मेरा अगर नॉलेज ठीक है, तो वो एक्टिविटी से एक्टिविटी ठीक परफॉर्म होगी, तो तजर्बा ठीक परफॉर्म होगा। यानी मुझे अपनी रिफ्लेक्शन मिल रही होती है, मुझे साथ के साथ फीडबैक मिल रहा होता है। तो ये जॉन डेवी का है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वाली बात जो है, रिफ्लेक्शन मिलना। हुज डेवी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, इसको याद रखें। फेमस और मॉडर्न एजुकेशनिस्ट है, और इसकी थोड़ी सी बातें ही हैं। कभी जहाँ देखें, मैंने आप हमने अलग अलग इन एजुकेशनिस्ट को भी पढ़ाया हुआ है थ्योरी के अंदर। तो आप उन्हीं नोट्स के अंदर जाएं, क्या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वाला पॉइंट उसके अंदर ऐड करें। मैं अपनी जो बुक है उसके अंदर भी मेरी यही कोशिश होनी है कि मैं हर चैप्टर के बाद ना 2 पेजेस खाली छोड़ दूं, स्टूडेंट अपने नोट्स बना के कुछ नई चीजें जो हो वहां पे मिक्स कर लें, या अपने उस टॉपिक के अंदर स्पेस हो कि वहां पे वो नई चीज ऐड कर। खैर ये चीजें ऐसे मिक्स होती रहती हैं। बस इसका हल सिंपल यही है कि बार बार
बार बार रट्टे लगाएंगे, रट्टे लगाने से वो नॉलेज थोड़ा पवस्थ हो। whose name is associated with father of यूजेनिक्स, यानी जीन के हवाले से ना किस बंदे का किरदार है। जो बंदा इंडिविजुअल डिफेंसेस की बात करता है, जो बंदा जीन की बात करता है, जो नई जनरेशन की बात करता है, इसकी डिटेल मैंने दी है। ये फ्रांसिस गाल्टन है जो इस जीन के हवाले से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हवाले से इसकी थ्योरीज है। क्रिएटिविटी इज द मेंटल प्रोसेस, क्रिएटिविटी जो है ना इंसान का दिमाग का मसला है, टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम। जो हमें ना अपनी ओरिजिनल यानी नई आउटकम, नई चीजें हम इख्तरा करते हैं क्रिएटिविटी से। तो ये किसने ये बात की थी, ये डेफिनेशन किसने दी थी? पॉल ब्रॉस, ब्रेवर, क्रो। जी, ये क्रो एंड क्रो ने दी थी। ऐसे ही एक डेफिनेशन है, बस इसको थोड़ा सा रट्टा ही लगा लें और क्या कर सकते हैं। क्रो एंड क्रो ने क्रिएटिविटी एज ए मेंटल प्रोसेस की बात की। द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, बगावत की एज कौन सी होती है बच्चे की? इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस? इस एज के अंदर डर होता है कि बच्चा कहीं मेरे अब सामने ना बोलना शुरू कर दे। ये बच्चा जो है ना, इसके पर लग रहे हैं, हम कहते हैं ना बच्चे तेरे पर लग दे वहीं। बच्चे के ना उस एज के अंदर सेल्फ आइडेंटिटी आती है कि मेरी भी कोई अहमियत है। यानी अगर आप उसको बारहा काम कहते हैं, इस एज के अंदर आप कहते हैं मेरे को नहीं होता, खुद कर मैं तो लब बोले तो होर बंदा कोई लब दो। तो यानी ये रिवॉल्ट की, बगावत की एज होती है, अर्ली एडल्टनेस, ठीक है, जब जवानी चढ़ रही होती है उस वक्त जो है वो बच्चा अ, जो है वो उसके अंदर आते करता है, ठीक है। इन नॉर्मल जाइगोट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड पेयर, जब बच्चे का इब्तदा होती है तो इंसान के वो उसके कितने, टीन एज की क्या बात की है, टीन एज तो नहीं था। अच्छा, खैर, तो कितने क्रोमोसोम होते हैं? इंसान के क्रोमोसोम 23 होते हैं। ये कोई आगे पीछे होंगे तो इंसान नहीं होगा, कोई नई बला बन जाएगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, इससे क्या होता है? ये हम कब यूज करते हैं? इसका क्या फायदा होता है? अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, क्रिएटिविटी पैदा होती है, प्रॉब्लम सॉल्व होता है, एप्लीकेशन होता है। सभी गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। जी फाइका साहिबा जिंदाबाद, आपने ठीक बताया है। अब ये अलग पता नहीं है कि आपने ठीक कब बताया है, पहले आपके जहन में भी यही आ रहा होगा, वो गलत है तो फिर यही होना है। यानी एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग तो बनता नहीं है। ब्रेन स्टॉर्मिंग हम तग दो एंड थोड़ा सोचो विचार करते हैं, तो ये क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। जी, a boy who can ride a cycle is going to drive a motorcycle। चले माशाल्लाह जी, मैं जो है ना वो गलत परसेप्शन बना लेता हूँ। खैर, ये हम सारी पूरी पाकिस्तानी कौम बड़ी जजमेंटल है, बड़ी जल्दी हम किसी के मुतालिक जो है ना वो एक राय कायम कर लेते हैं। तो मैंने भी आपके लिए राय कायम कर ली क्योंकि मैं ये पाकिस्तानी ही हूँ आखिरकार। अच्छा, ये बॉय हु कैन राइड अ साइकिल इज गोइंग टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल। एक बच्चा जो साइकिल चलाता है और वो गोइंग टू ड्राइव अ मोटर बाइक, और मोटरसाइकिल चलाने जा रहा है, तो ये कौन सी एग्जाम्पल होगी लर्निंग की? हॉरिजेंटल होगी, वर्टिकल होगी, बिलेटरल ट्रल होगी, बाइलेटरल होगी, यानी कि या नो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? जी आप लोग ठीक बताए, हॉरिजेंटल लर्निंग। जब एक ही तरह की लर्निंग होती है ना, एक ही तरह की, हम साइकिल चला रहा है उसी तरह मोटरसाइकिल चला रहा है, वही पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है और सेम ही तरह की है, तो ये हॉरिजेंटल होती है। जब नया कंसेप्ट आ जाए ना तो फिर वर्टिकल होता है। क्या सेम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काज ऑफ प्लेटू ऑफ लर्निंग? पहले तो बताओ, प्लेटू क्या होता है? बाइलेटरल होता है, दो तरफ से लर्निंग होना, बाइलेटरल। बाई दो को कहते हैं, पता नहीं बाइलेटरल का मुझे एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन नहीं पता कि बाइलेटरल लर्निंग कौन सी होती है, पर वर्ड से है कि दो तरह की होती होगी। अच्छा भाई, चलो फॉलोइंग द काज ऑफ प्लेट, पहले तो बताओ प्लेटू ऑफ लर्निंग क्या होता है? अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग, जहां पे लर्निंग रुक जाती है उसे प्लेटू ऑफ लर्निंग। तो कहते हैं कौन सी इनमें से वजह नहीं है? जी जबरदस्त, कौन सी वजह इनमें से नहीं है लर्निंग? ठीक है, विच कौन सी लर्निंग की वजह, यानी लर्निंग के रुक जाने की वजह नहीं है? लिमिट ऑफ मोटिवेशन, यार ये तो है ना। अगर हमारी मोटिवेशन नहीं होगी तो, यानी मोटिवेशन नहीं होगी तो हमारी तो लर्निंग रुक जाएगी।
यानी ये तो असर करती है, तो हमारी लर्निंग के अंदर इसका किरदार होता है। साइकोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल लिमिट तो होती है, यानी मेरी साइकोलॉजी ही इजाजत नहीं देती मुझे पढ़ने को। ठीक है, साइकोलॉजी आपकी जो है वो आगे आ सकती है ना लर्निंग में, आपकी लर्निंग इसलिए रुक जाती है कि साइकोलॉजिकली आप ठीक नहीं है, फिट नहीं। लिमिट ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी जो है वो आपकी जो है प्लेटो ऑफ लर्निंग होती है, ये भी नॉन कॉपरेशन ऑफ स्कूल नहीं होता। ठीक है, आपने महवेश साहब ठीक बताया। देखिए, जब आपका स्कूल कॉपरेट नहीं कर रहा, आपके अंदर मोटिवेशन भी है, आप साइकोलॉजिकली भी ठीक हैं, आपके पास प्रीवियस नॉलेज भी है, तो इस सूरत के अंदर आपकी जो है वो आपकी लर्निंग नहीं रुकेगी, आपकी लर्निंग नॉन कॉपरेशन ऑफ स्कूल की हो जाए। ठीक है, इसको हम वो भी कहते हैं ना। मैं एफएससी में था ना, तो मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था, बड़ी मेहनत करता था, हॉस्टल में रहता था, और लेकिन ना मैं थक जाता था, जिस दिन मैं ज्यादा मेहनत करता अगले 2 दिन मेरे सर में दर्द रहता था, मैं इतना रोता था, मैं कहता, अल्लाह क्या हो गया, क्यों मुझे, मैं पढ़ना चाहता हूँ मैं क्यों नहीं पढ़ सकता, मैं बाकियों की तरह मेहनत क्यों नहीं कर सकता। खैर, अल्लाह के ना हर काम में बड़ी हिकमत होती है, ज्यादा नंबर होते तो कुछ और पंगे होते हैं जिंदगी में। खैर, साइकोलॉजी इसका ऑप्शन नॉन कॉपरेशन ऑफ स्कूल है। ठीक है, ये वजह नहीं है नॉन कॉपरेशन ऑफ स्कूल, स्कूल कॉपरेट नहीं करता तो ये अरेस्टेड ग्रोथ की वजह नहीं है, आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट मेजर, ये जो बीने का टेस्ट है, बीने किस चीज के टेस्ट की बात करता है ये? जी जबरदस्त, इकरा कलीम, सारे ठीक बता रहे हैं। इंटेलिजेंस की बात करती है, ये इंटेलिजेंस के टेस्ट 1905 के अंदर जो बनाए गए, ये बीनेट ने ये किए। हु हैज क्लासिफाइड इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी? इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट वो जो शाई तबीयत के होते हैं, शर्मीले से होते हैं, छुप छुप के रहते हैं, तन्हाई पसंद होते हैं, अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, लोगों से अवॉइड करते हैं, लोगों से बचते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो दे तन्हाई दुश्मन है जिनकी, जो बड़े बेशरम होते हैं, जो है ना वो लोगों में बैठना पसंद करते हैं, लोगों के अंदर जाना उन ना तन्हाई मौत लगती है। तो ये कौन, ये किसने दी थी? कार्ल जंग ने दी। किसने दी थी? कार्ल जंग ने। ठीक है। द फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर, वीडियो स्टॉप, किसकी तरफ से स्टॉप में, सबकी तरफ स्टॉप हो गई है। अच्छा, द फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कौन से बच्चों की सोशल डेवलपमेंट के ऊपर असर करते हैं? जी, आपने किसी ने वैसे कोई जवाब बताया था, ऊपर जवाब की तरफ भी आ जाए, नो सर कर रहे हैं बी बिलाल साहब, ठीक कह रहे हैं बिलाल साहब। 992 रिपीट करें। कार्ल जंग है जिसने ये थ्योरी दी थी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की, कि इंट्रोवर्ट कहते हैं वो जो तभी शर्मीले लोग होते हैं, और एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं सोशल लोग होते हैं। तो ये थ्योरी जो दी थी, ये दी थी कार्ल जंग ने दी थी। इसमें कौन सी समझने वाली या रिपीट वाली बात है? अच्छा, द फैक्टर फैक्टर इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सोशल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इंसान का जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, ये इंसान की सोशल डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होता है। इन्वायरमेंट अगर कंजेस्टेड देंगे तो उसकी जो है ना वो सोशल चीजें रुक जाएंगी, अगर इन्वायरमेंट अच्छा देंगे तो उसकी जो है डेवलपमेंट जो है वो अच्छी होगी। विच इज नॉट इंक्लूडेड प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, हमारे पास थर्ड आई के अंदर प्राइमरी लॉज भी हैं, सेकेंडरी लॉज भी हैं, इनके अंदर कौन से लॉज प्राइमरी हैं और कौन से लॉज प्राइमरी नहीं है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये तो हमारे पास प्राइमरी लॉज हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स ये सेकेंडरी लॉज के अंदर आता है। ठीक है। हु प्रोड्यूस द टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? हाँ जी, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी बताइए जरा। ये बी वाली कौन है? मैडम फाइका, गुड। ये सी वाले विनोन, तो मैं नाम ही पहले से सुन रहा हूँ। ये जो है ना इंटेलिजेंस की थ्योरी जो दी थी, ये दी थी स्पेयरमैन ने, टू फैक्टर थ्योरी दी थी। ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंस और जनरल इंटेलिजेंस की बात की थी, दो तरह की, स्पेयरमैन था। और थॉरनडाइक जो है वो 3 तरह की थ्योरी की, ट्राई की बात करता है। ठीक है, वो ट्राई की बात करता है, ये टू की बात करता है, टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन। ठीक है, स्पेयरमैन विल आदमी, 2 तरह की थ्योरी दी है। विच इज नॉट, स्टर्न का क्या था? स्टर्न, कौन सा स्टर्न यार? अच्छा, स्टर्न,
यार इसका भी कुछ नहीं पता। बेरनॉन स्टर्न दोनों नाम मेरे लिए नए हैं, मुझे नहीं पता इनका। द राइटर ऑफ द बुक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसने लिखी है? बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म बुक किसने लिखी है? हाँ, अच्छा, वो विलियम स्टर्न, जिसने वो इंटेलिजेंस का फार्मूला दिया था। जबरदस्त बिलाल साहब, शुक्रिया। नहीं जी गलत बता रहे हैं। ये मैंने अपने नोट्स में भी शामिल की हुई ये बात, ये वाली पढ़ाई थी। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये बात करता है, ये किताब लिखी थी स्किनर ने, ठीक है, बी एफ स्किनर ने, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उसने लिखी थी ये बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जी जी बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन लॉज ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक? वही थॉर्नडाइक की कौन सा लॉ नहीं है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, रेडीनेस, इफेक्ट तो है, तो लॉ ऑफ एटीट्यूड नहीं है। बहुत आसान सवाल। कोहलर एंड कोफका। हाँ जी, किसकी बात करते हैं? कोहलर और कोफका। इमिटेशन की बात तो बंडोरा करता है, ट्रायल एफर्ट की बात तो थॉर्नडाइक करता है। हाँ जी, कौन है इनसाइट कहते हैं, कि स्टार का दूसरा नाम इनसाइट थ्योरी भी है ना, तो ये कोहलर कोफका इनसाइट थ्योरी भी इनका नाम को बोला जाता है। हु इज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का फादर कौन है, जो कहता है इंसान अपना नॉलेज खुद बनाता है लेकिन वो सोसाइटी से बनाता है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। जी जबरदस्त, ठीक बता रहे हैं, की जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। आखिरी सवाल आज का, और बंदा नचीज बहुत थक गया है। वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उस्ताद बेचारा पढ़ा पढ़ा थक गया, मत बच गई है, और ये कहते हैं ट्रीट भी उस्ताद की तरफ से। खैर, उस्ताद ने कुर्बानियां देनी होती हैं, बच्चे आजकल के कहाँ पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट? कौन सी डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? टू बी कम्युलेटिव, टू बी डायरेक्शनल, टू बी स्पेसिफिक, टू बी अनकंट्रोल्ड, अनइंडिपेंडेंट। जो डेवलपमेंट होती है ना, ये कम्युलेटिव भी होती है। यानी कम्युलेटिव होती है, हमने नाट की बात करनी है ना, पहले बात करते हैं बाकियों। कम्युलेटिव होती है कि देखिए एक बच्चा माँ के पेट से निकला है, यार माँ के पेट नहीं जाते। एक बच्चा जो है ना, वो पहले क्रॉल करता है, बैठता है, फिर क्रॉलिंग करता है, फिर उसके बाद जो है वो खड़ा होता है, फिर वो चलता है, फिर वो भागता है। अब ये पिछली कम्युलेटिव, पिछली सारी चीजें उसके अंदर शामिल हो रही हैं, तो आगे उसकी एनर्जी आ रही है। यानी कम्युलेटिव सारी चीजें पिछली उसकी जितनी उसकी जो अचीवमेंट है वो साथ साथ मिलके आगे आगे। टू भी डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल भी होता है। हमें पता है कि बच्चा जो है ना, अब ये बैठा है तो कल को ये जो है ना वो खड़ा भी होगा, कल को ये चलेगा भी, ये डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में। अब ये नहीं है कि कभी बच्चा बैठता है, कभी खड़ा होता है, कभी सोता है। यानी इस तरह नहीं है कि टू बी, ये नहीं होता बच्चे की डेवलपमेंट, तो डायरेक्शनल भी। स्पेसिफिक भी होती है कि अब पहले बच्चा मोटर स्किल यूज करता है, फिर उसके बाद जो है वो बच्चा वो ग्रॉस मोटर स्किल यूज करता है, फिर उसके बाद बच्चा यूज करता है फाइन मोटर स्किल। ठीक है। और टू बी अनकंट्रोल, ये कोई अनकंट्रोल नहीं है, यूं भागती जाए और खुद ब खुद ही कभी कुछ हो जाए, कभी कोई इंसान कोई चीज बनी खड़ी है, कभी कोई चीज बनी खड़ी है। और इंडिपेंडेंट, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। जी, अपने किए गए वादे के मुताबिक 1000 MCQ मुकम्मल हो गए हैं तो शेयर हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश यही होती है कि जो वादा, जो प्रॉमिस किया जाए उसके ऊपर पूरा उतरा जाए, ठीक है। और आपके साथ प्रॉमिस था 1000 MCQ, और ये बात भी याद रखें कि 1000 MCQ होने के बाद मैं आज शेयर कर रहा हूँ, मैं ये अगेन बिल्कुल शेयर नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोगों ने फिर मुझे तंग करना है कि सर जी MCQ शेयर कर दें, वो शेयर अगेन नहीं होंगे। एक ही दफा आज हो रहे हैं, ठीक है, दोबारा ये 1000 नहीं शेयर होगा, अगला 1000 जब खत्म होगा तो वो शेयर होगा, ठीक है। सेव करके रख लें। 1000 MCQs बहुत MCQs होते हैं, याद रख लें, बहुत MCQs होते हैं, कि जो एक एक MCQ चुना हुआ है, एक एक MCQs हमने उसके कंसेप्ट के ऊपर बात की है। और मतलब एक 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 MCQs जो है वो सिलेक्टिव MCQs है, कोई ऐसे ही नहीं है, बेढंगे से नहीं है। तो अगर आप एक 1000 MCQ जो कर लेते हैं, और जिन्होंने सही तरह से क्लास ली है, वो अपने आप को खुद देखें कि आज से 20 दिन पहले, 21 दिन पहले, ठीक है, यानी हमने 5 तारीख को पहली क्लास ली थी और आज 25 तारीख हो गई है। 21 दिन पहले आप कहाँ पे खड़े थे और आज आप कहाँ पे खड़े हैं? आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? ठीक है। अगर आप लोगों को फायदा हुआ है
तो ये मेरी अचीवमेंट है, ये मेरी कामयाबी है और यही मेरे लिए खुशी है। और अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये मेरे लिए नाकामी का बायस है। बीइंग अ टीचर ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है? ख़ैर आपको ये इंशाअल्लाह एमसीक्यूज़ शेयर हो जाएँगे। कल हम एक आज़ाद से ऑनवर्ड चलेंगे, ठीक है? इंशाअल्लाह होगी। आप यकीन कर लें जिन लोगों ने थ्योरी जिनको आती है ना और उन लोगों ने ये 5000 एमसीक्यूज़ कर लिए हैं, कम से कम यकीन कर लें उनके एमसीक्यू गलत नहीं होंगे। वो दुआएँ देंगे जब भी पेपर में बैठेंगे कि ये एमसीक्यूज़ तो हम अभी करके आए हैं, इसके ऊपर तो हम डिस्कशन करके आए हैं। तो उन्हें वहाँ पे याद आएगी इंशाअल्लाह हमारी। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जी, इसी के लिए ही मैं चाहूँ ना तो रोज़ाना मुझे होता है कि सर सेशंस मैं 3-3 सेशन एक टाइम में चला सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ एक ही सेशन जो है वो रखा हुआ है कि मैं जिस काम के ऊपर पूरा उतरूँ, जो काम मैं क्वालिटी से कर सकूँ, वही काम करूँ। और मैं सिर्फ़ रात के टाइम आपको यही टाइम देता हूँ, इसके बाद मेरे पास दिन के टाइम ग्रुप खोलने का टाइम भी नहीं होता, इतनी एक्टिविटीज़ मसरूफ़ियत लाइफ़ में चल रही होती हैं। तो उसको एक ही काम करता हूँ, उस बेहतर तरीके से किया जाए। नहीं तो अगर मुझे इसको कमर्शियल करना हो, तो मैं कहूँ कि 4-4 हज़ार मैंने फ़ीस लेनी है और मैं इसको 3-3 सेशन कर रहा हूँ कि दोपहर को पढ़ा रहा हूँ, शाम को पढ़ा रहा हूँ। नहीं कर सकता, नहीं करता। जो करते हैं ठीक करते हैं उनका अपना। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।